और ये राक्षस नीचे जमीन पर गिर जाता है और ये राक्षस खुद को बहुत धीरे धीरे हील कर रहा होता है। मुझे इस राक्षस को मारना ही होगा, चाहे मैं खुद ही मर जाऊं। इसके बाद राक्षस इन सभी लोगों पर ताव से हमला करने लगता है। सागिरी नुरुकाई को इस हमले से बचाकर यहाँ से भागने लगती है। मैं अब नहीं रुक सकता। जब टेंसा मर रहा था तो मैं उसे छोड़कर भाग गया था। शियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस राक्षस के बेलों को काटना शुरू कर देता है। शियोन बेलों को काटते हुए उस राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही राक्षस शियोन पर हमला करता है तो सागिरी उसके हमलों को रोक देती है। जैसे ही शियोन उस पर हमला करता है तो ये सोच में पड़ जाता है। सागिरी ने ऐसा बताया था कि इसकी नाभ भी इसकी कमजोरी है, लेकिन शियोन के सेंसेस इसे बता रहे थे कि इसकी नाभ भी इसका कमजोर पॉइंट नहीं है। तभी सेंटा शियोन को चिल्लाकर बताता है, मास्टर शियोन, एक पौधे का बीच का भाग उसका सबसे नाजुक हिस्सा होता है, वहीं से उसे खाना मिलता है और यहीं से उसके फूल उगते हैं। और तभी इस राक्षस की बेल हील हो जाती है और शियोन पर हमला कर देती है। शियोन उन बेलों से बचते हुए उस राक्षस के बीच के भाग को काट देता है और हम देखते हैं कि उसके उस कटे हुए हिस्से में बहुत सारे गुलाबी टेंशन के सर होते हैं, जो कि शियोन से कह रहे होते हैं, एक इंसान मरने के लिए तैयार है, इसे देखना कितना सुंदर है, यही जिंदगी और मौत के बीच की जगह है। उस राक्षस का बहुत सारा खून बहने लगता है और धीरे धीरे सारा का सारा खून फूलों की पत्तियों में बदल जाता है। और टेंशन मरने से पहले बोलता है, मैंने इसके लिए पूरे 1000 सालों का इंतजार किया था, तुम्हारा शुक्रिया। और इसी के साथ इस टेंशन का सर फूलों की पत्तियों में बदल जाता है और तभी इस राक्षस की बॉडी के नीचे से पानी बहने लगता है, जिससे कि चारों ओर नए फूल उगने शुरू हो जाते हैं। सेंटा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब इसके पास जीने के लिए सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। शियोन का भी बहुत ज्यादा खून बह चुका है। सागिरी यूजुरिहा से उसकी दवाई यूज करने के लिए बोलती है, पर यूजुरिहा बताती है कि उसके पास सिर्फ एक इंसान को बचाने जितनी ही दवाई बची है। मुझे लगता है उस दवाई को सेंटा की बजाय शियोन को देना चाहिए। सागिरी उस दवाई को आधा आधा बांटने के लिए कहती है। देखो भाई, आगे का रास्ता कठिन है और मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है ना, कि सारी की सारी दवाई ने दे दूं। मुझे थोड़ी सी दवाई खुद के लिए भी तो चाहिए भाई, और हम एक चोटिल इंसान को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। ये सुनकर सागिरी रोना शुरू कर देती है और सेंटा मरने से पहले अपने घर में रखी एक किताब के बारे में सोचता है, जिसमें यूजुरिहा और इस सेंटा की फोटो बनी हुई है। और ये याद कर इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और ये सभी लोग सेंटा को दफना देते हैं। सागिरी सेंटा की मौत पर रोती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। यूजुरिहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे शांत दिमाग ने मुझे फिर से बचा लिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैदी है और कौन सैमुराई। हम अब इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकलेंगे। मैं कसम खाती हूँ कि अब मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी। और इस तरफ गाबीमारू को देखते हैं। गाबीमारू को होश आता है और देखता है कि उसके आसपास तामिया, फूची और माई बैठी हुई हैं। जाग गए तुम? हम पहाड़ी के पास एक गुफा में हैं। मैं ही तुझे उठाकर लेकर आया था बे, तू तो बेहोश हो गया था। मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है। और इस तरफ सागिरी और ये सभी लोग होराई के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। ये सभी लोग अंदर जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छुप सकते हैं, पर हमें चौकन्ना रहना होगा। बच्ची, तुम भी थक गई होगी, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि तुम भी ताव को यूज कर रही हो। सागिरी, तुम्हारी ताव और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, पर तुम्हें थोड़ा ध्यान से इन चीजों को यूज करना चाहिए। ताव एक जिंदगी की फॉर्म है और अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे हमारी बॉडी और दिमाग पर कुछ असर हो सकता है। इससे हमारी याददाश्त भी जा सकती है और हमारी मौत भी हो सकती है। अगर मौत की बात हो ही रही है तो सबसे खतरनाक सवाल तो यह है कि वो जादुई अमृत एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? गाबीमारू ने मुझे एक बार बताया था कि उस गांव का मुखिया अमर था, जिसका मतलब है कि वो अमृत एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सब कुछ एक झूठ हो। अक्सर शिनोबी ऐसा करते हैं। तुमने मुझे बताया था ना कि गाबीमारू अपनी वाइफ की वजह से यहाँ पर है। सच बताऊं तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई। लड़कियों की बात अलग होती है, पर एक शिनोबी गाँव में किसी भी शिनोबी की इतनी जल्दी शादी नहीं होती है। इंसान को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डर का होना जरूरी नहीं होता है, उन्हें किसी दूसरी चीज से भी मोटिवेट किया जा सकता है, जिससे कि वो किसी भी मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर सागिरी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। हो सकता है कि ये सब कुछ सच ना हो। और इस तरफ हम देखते हैं कि गाबीमारू को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। क्या सच में गाबीमारू की कोई वाइफ है क्या? क्या तुमने उसका नाम पता किया? क्या तुमने उसे कभी देखा है? हो सकता है गाँव के मुखिया का कोई स्पेशल गेंजुत्सु हो। गाबीमारू को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि इस आइलैंड पर वो कर क्या रहा है। उससे सिर्फ इतना याद आ रहा होता है कि वो इवाकागुरे गांव का एक निंजा है और इसका नाम गाबीमारू द हॉलो है। यहाँ चल क्या रहा है? पर माई गाबीमारू के टाव को देखकर डर जाती है। उसे गाबीमारू का ऊपरी वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा होता। शियोन और सागिरी आपस में बात करते हैं और सागिरी अपने साथ आए बाकी के सैमुराइज को याद करती है। अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और 3 दिन में ही कितना कुछ हो चुका है। पता नहीं गाबीमारू किस हाल में होगा। कहीं तुम उस गाबीमारू से प्यार तो नहीं करती हो? बकवास मत करो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर यूजुरिहा की बात सच है तो मैं गाबीमारू के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। गाबीमारू का जन्म एक ऐसे गाँव में हुआ है जहाँ पर लोगों को मारने के पैसे दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि गाबीमारू एक बुरा इंसान होगा। वो अपनी वाइफ से जरूर मिलेगा और यहाँ से जिंदा वापस भी जाएगा। इसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं, जो कि चांद को देखते हुए अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहा होता है, पर जैसे ही अपनी वाइफ की तरफ घूमता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। पर एंडिंग सीन में हम लोग यामाडा क्लैन को देखते हैं और हम देखते हैं कि शोगुन की तरफ से एक और संदेश आता है। शोगुन यामाडा क्लैन के एक और निंजा को और सैमुराइज को इकट्ठा करने के लिए बोलता है, जिसे वो लोग आइलैंड पर जाने वाली अगली टीम के साथ भेजेंगे और इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, इस